हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस अगेन वेलकम टू यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं कभी पढ़ाऊंगा अपनी लाइफ में, पर ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस सब्जेक्ट को मैं बोल सकता हूँ, इसका बहुत ही टेक्निकल नाम मैं समझा सकता हूँ आपको। इसका नाम है कॉमन सेंस, और इसके अलावा इस सब्जेक्ट में और कुछ नहीं है। तो अगर आपको कॉमन सेंस पता है तो आप इस सब्जेक्ट में ऐसे ही नंबर ला सकते हो। और आई एम नॉट अ पर्सन, नॉट अ राइट पर्सन टू टॉक अबाउट ये प्रोजेक्ट अब वो क्या है और क्या नहीं। इट्स जस्ट लाइक हमारे सिलेबस में मेंशन था तो हमें इसे करना है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ये सब्जेक्ट उनके लिए है ना जिनको मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं। पर वी एज इंडियंस क्या होता है, हमें हमें इनबिल्ट हमारे में मैनेजमेंट रहती है। अगर आप आपके आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं ये हम सोचते हैं दिमाग में। बस पैसे आए उसको कैसे खर्च करेंगे, दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं। फिर हम उस पैसे को ऑर्गेनाइज करते हैं कि यार खर्च करने के लिए मान लो 3 दुकान घूम जाएंगे तो कौन सी दुकान में पहले जाएंगे, उसमें कितने बचेंगे, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर हम किनको देंगे, दुकान में किनको देंगे, या किस स्टाफिंग चीजों को हम लेंगे, या किस चीजों को हम करेंगे। बेसिकली इन सब चीजों में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो हम शुरू से हम ये सब काम करते आ रहे हैं अपने बचपन से। ये सब चीज हम मैनेजमेंट पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअली हम पढ़ नहीं रहे, हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। तो अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो वो सब्जेक्ट के लिए हम इसमें ये यूनिट पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। और अब मैं आपको इसे ये बताऊंगा कि फंडामेंटल मैनेजमेंट में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है और हमारे एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये एक कंप्लीट वन शॉट लेक्चर रहेगा जिसमें हम पांचों के पांचों यूनिट कवर करेंगे। और हाँ, डिस्क्लेमर, ये पूरी यूनिट इंटरकनेक्टेड आप बोल सकते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास मान लो ये क्लासिकल, नियो क्लासिकल और कंटीजियस अप्रोचेस ये सब कुछ आया, तो ये सेम मैच करेगा आपका ये वाले मैनेजमेंट एरा से। इसमें जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सब को रिलेट करेंगी। तो अगर आपको कुछ भी दिखता है तो आपको बस लिख के आना है। बेसिकली आपको एक समझना है कि चीजें काम कैसे, चीजों का मीनिंग क्या होता है, और चीजें लिख के आनी है। ओके। सो मेरे पास पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, और जो भी मैं इसमें होगा मैं पोस्ट कर दूंगा। मैंने और भी मैनेजमेंट के बुक्स से नोट्स लिए थे, तो उसका भी मैंने मेंशन कर दूंगा, मैं ड्राइव पे लिंक डाल दूंगा, नो नीड टू वरी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा हमें क्या पढ़ना है, हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, यूनिट 1, मैनेजमेंट थ्योरीज। ओके, सो मैनेजमेंट थ्योरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीजें बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का फाउंडेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्री साइंटिफिक एरा, और कुछ थिंकर्स के बारे में जानना है जिन्होंने कुछ काम किया था इसमें। तो लेट स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। आपको बहुत लोग बोलेंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप देख सकते हो, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ लाइक थ्योरी, मैनेजमेंट इज दिस, बहुत चीजें हो सकती है। भाई मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। एक प्रोसेस जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, इज अ आर्ट, इज अ थ्योरी, जो बोलना आप बोल सकते हो, इज एवरीथिंग। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। आप 10 चीजों बोलो कि प्रोसेस को मैं 10 चीजें में बोल सकता हूँ, तो आप 10 चीजों बोलोगे, उससे अच्छा समझो कि उसका फील लो कंटेंट का, कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज जस्ट अ प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, प्लानिंग करने का प्रोसेस, ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस, स्टाफिंग करने के लिए प्रोसेस, डायरेक्टिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, और ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को। इन सब चीजों के लिए जो जो मैनेज करने के लिए, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो रिसोर्स को स्पेसिफिक गोल के लिए या इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। दिस इज नथिंग एल्स, कोई साइंटिफिक, कोई रॉकेट थ्योरी है ही नहीं इसमें। दिस इज जस्ट लाइक दैट, सिंपल है। नेक्स्ट अभी हमने क्या सीखा, प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling, and these are the 5 stages or the 5 functions of management, which is very very important, जो कल एग्जाम में या जब भी आपका एग्जाम होगा वो आने वाला है। It is very very important, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Now let's come to the इम्पोर्टेंस पार्ट की। इम्पोर्टेंस क्या है, देखो ये मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन ये देखो सेकंड यूनिट उसी का फंक्शंस पे ही है, तो मैं उसको अच्छे से डिटेल फंक्शन में ही समझा दूंगा। ओके, सो इम्पोर्टेंस क्यों है, देखो क्यों इम्पोर्टेंस है यार। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। 5 चीजें तो ऐसे ही याद रखो। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव इफेक्टिव
मतलब एडेप्शन इफेक्टिव टू एडेप्शन ऑफ चेंज, जो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली, डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप स्किल्स, ये सब चीजें जितनी भी दिमाग में आती है आप डाल सकते हो मैनेजमेंट में, और खुद चीजें बना भी सकते हो खुद से चीजें। ओके, सो यहाँ पर चीजें थी इंपॉर्टेंस, तो हमने इंपॉर्टेंस भी कवर कर ली। नेक्स्ट इज evolution of management thoughts. First is pre-scientific era. Pre-scientific era वो era था जब हमारे पिरामिड्स बने थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स इन इजिप्ट। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जब पिरामिड्स बनी थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली बिफोर 1880s की बात कर रही है। तो उस समय क्या होता, खुद सोचो, पिरामिड जब बनी होगी तो कैसे कैसे काम हुआ होगा। इनफॉर्मल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यूज की होगी, ठीक है, ट्राई एंड एरर मेथड यूज किए गए होंगे। अगर मुझे एक पिरामिड बनाना है उस समय पे जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सोचूंगा अच्छा ये पत्थर वहां ऊपर रख सकते हैं कि नहीं, वो करके देखते हैं, हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इट्स कॉल्ड ट्राई एंड एरर मेथड। फिर ये टोटली बेस्ड होता है पर्सनल लीडरशिप और एक्सपीरियंस पे, कि जो आर्किटेक्ट बना रहा होगा, जो आर्किटेक्ट उस समय क्या ही होगा, मतलब जो इंसान बनवा रहा होगा, इंसान या आजकल लोग जो भी बोलते हैं एलियंस वगैरह, उनके एक्सपीरियंस होंगे कुछ, ये पर्सनल लीडरशिप पे वो समझ रहे होंगे हाँ, ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इन सब चीजों पे प्री साइंटिफिक एरा बेस्ड था, मतलब कोई फिक्स नहीं था, कुछ प्रोडक्टिविटी नाम की कोई शब्द नहीं आया हुआ था, इफिशियंसी नाम का कोई शब्द नहीं आया हुआ था, ये बस आपको करके देना है। इनफॉर्मल ट्रेडिशनल वे था, ट्राई एरर मेथड यूज करते थे, ये सब चीज। और ये मेडिवल यूरोप में बेसिकली ज्यादा होता था। फिर आया हमारा क्लासिकल एरा, जो कि 1880 से लेके 1930 तक आया था। ओके, 1930 तक ये चल रहा था। तो इसमें क्या है, बेसिकली फोकसेस ऑन इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर टर्म आई इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये दो टर्म्स यहाँ पर आई। स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर लेबर्स को डिवाइड किया गया, यहाँ से वो प्रोसीजर आया कि इसमें लेबर्स को डिवाइड करने में अब हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैकेनिक्स हम लोग क्रिएट कर दिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यू किस टाइप में होगा, उसका मैकेनिज्म बेसिकली हमने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये क्लासिकल मैनेजमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन किन्होंने किन्होंने किया, किन किन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। सो फर्स्ट है हमारे फ्रेडरिक टेलर भाई, फ्रेडरिक टेलर, फिर हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का नाम सुना हो अपने हिस्ट्री बुक्स में, हमने पढ़ा था। तो फ्रेडरिक टेलर जो थे हमारे भैया, उन्होंने बोला था कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम करेंगे, मैनेजमेंट लेकिन साइंटिफिक बेसिस में। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में अब काम कैसे होगा, तो अब खुद सोचो, साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब टाइम, टास्क ऑप्टिमाइजेशन, टाइम को स्टडी करना, टास्क ऑप्टिमाइज करना, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, फिर स्पेसिफिक टूल्स और वर्क प्रोसेस को देखना, साइंटिफिकली ट्रेनिंग करवाना वर्कर्स के, मैनेजमेंट ऑफ वर्कर कॉपरेशन, इस टाइप की चीजें करना। इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, असेंबली लाइन स्टेब्लिश होता है। ये सब चीजें हमें फ्रेडरिक टेलर ने करके दिया, फ्रेडरिक भैया ने करके दिया, ठीक है, फ्रेडरिक भैया ने करके दिया। ओके, हेनरी फ्यूल भैया ने क्या किया, हेनरी फ्यूल भैया ने किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया। हेनरी फ्यूल हेनरी फ्यूल भैया ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया, फ्रेडरिक टेलर भैया ने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, ठीक है। हेनरी फ्यूल में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, उसको उसको ये प्ले में लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्ले में लाए, जिसमें कि हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। उसका एग्जांपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, लाइक डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड मनी मोर। 14 के 14 याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो इन द सेंस की ये चीजें की गई थी, ये चीजें हेनरी फ्योल ने हम लोग को दी। मैक्स वेबर ने क्या किया, इससे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट यूज किया। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बेसिकली मींस कि समझो कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के जैसा प्रोसीजर में हो रही है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चीजों में हो रही है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशनल चीजों में कुछ होती है, उसमें फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स या रेगुलेशंस आ जाती है, पहली चीज। फिर हेरारिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जो एक होगा वो बॉस होगा, सीईओ या सीएम जो भी, उसके बाद नीचे उसके हेरारिकल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। फिर वो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करती है। तो यानी कि फर्स्ट हमने हमारे फ्रेडिक अंकल ने क्या बोला, साइंटिफिक चीजों पे बात की, हेनरी अंकल ने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे बात की, मैक्स वेबर अंकल ने क्या बोला, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पे बात की, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में रिलेशन की बात हुई। अब हमारा क्लासिकल से हटके आ गया नियो क्लासिकल मैनेजमेंट में, जो कि 1930 से लेकर 1950 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर चीजें देखो, प्रोडक्टिविटी भी हो गई, इफिशियंसी भी हो गई। अब बात इन सब से हट गई है, अब बात आ चुकी है हमारी, क्या पता है, ह्यूमन बिहेवियर पे, कि अब हम प्रोडक्टिविटी भी देख चुके हैं
और ये सभी देख चुके हैं। हमें जानना है अब ह्यूमन बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये 1950 तक में ये स्टेज आ चुका था और अभी भी कुछ हद तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आप सबको, मैक्सिमम लोगों को गूगल में इंटरेस्ट होगा, गूगल की जॉब क्यों क्यों गूगल की जॉब पसंद है? पहली बात तो उसमें सैलरी वगैरह तो मिलती है, ठीक है, ठीक, वो तो अच्छी बात है। वो सेटिस्फेक्शन का मोटिवेशन में आता है, सैलरी या पैसा मोटिवेशन है तो साथ ही साथ वो यूजर का सेटिस्फेक्शन देखो ना, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, मतलब कितना वो हो जाता है आपके लिए, ईज हो जाता है लिविंग उसमें। ये सब चीजें होती है। रिकॉग्निशन फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये सारे फीचर्स है न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज, इसमें कंट्रीब्यूशन किसने किया था? मायो, एक बोलते हैं एल्टन मायो, जो कि जो स्टडीज में किए थे, क्या उसमें सोशल फैक्टर्स, एक उनमें इंपॉर्टेंस बताए थे सोशल फैक्टर्स का। ये बेसिकली एम्प्लॉय मोटिवेशन पे या सेटिस्फेक्शन पे बात हो रहा है, और एम्प्लॉय के मोराल पे, कि एम्प्लॉय का मोराल बढ़ाओ। सोशल फैक्टर्स कौन कौन से जिससे एम्प्लॉयज के मोराल जो है इफेक्ट करते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो। फिर इस इन्होंने ही बोला था ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट शुरू किया था ये सब काम करने के लिए। फिर नेक्स्ट था चेस्टर बार्नार्ड, इन्होंने क्या बोला था? कॉपरेशन इज द की टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, ये सब चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप पे बात की थी इसने। तो ऐसे याद रखते हो, कम्युनिकेशन लीडरशिप पे एक में, और मायो ने बात की थी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पे, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज, ये सोशल फैक्टर्स को कैसे इनहेंस करे, इसके बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट जो अभी चल रहा है मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, जो अभी करंटली चल रहा है 1950 से अभी तक यही कंटिन्यू है, मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। इसमें आते हैं फीचर्स हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ओके, एडेप्शन टू डायनेमिक इन्वायरमेंट, और एम्फसाइजेस इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या, डायनेमिक इन्वायरमेंट्स मतलब इन द सेंस कि अभी क्या है, तुरंत चीजें तुरंत तुरंत चेंज हो रही है। अभी इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, इतने सारे चेंजेस मीन्स, अभी कुछ टाइम पहले कोविड था, अभी एकदम से डिजिटलाइजेशन शुरू हो गई कोविड में, तुरंत चेंज हो गया। और जो जो चेंज के साथ चेंज हुए वो ग्रो किए, और जो डायनेमिक नहीं था, जो फ्लेक्सिबल नहीं था, वो कंपनी या वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया उनका। सो यू मस्ट बी डायनेमिक। अभी हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट एरा में चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं, उसके वजह से हम लोग को, वी नीड टू बी डायनेमिक, वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वी नीड टू अडॉप्ट द डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी पहले क्या था, पहले लोग HTML से जावास्क्रिप्ट सीख के भी जॉब ले ले सकते थे, पर अब का क्या है, आपको अच्छे खासे नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अपने स्किल सेट को अडॉप्ट करोगे चेंज के साथ ना। अगर कुछ AI यूज हो रहा है तो आपको AI प्रोजेक्ट्स में काम करने पड़ेंगे। दैट इज अ थिंग। नेक्स्ट इज एम्फसाइजिंग ऑन इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे बात आ गई, इनोवेशन पे बात आ गई है। पीटर डकर ने, डगलस मैकग्रेगर में ने, और अब्राहम मास्लो में, इन तीनों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे इस चीज में। देखिए, इसने बोला था कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस किया था डेकर ने। फिर डगलस ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई बोला था। यानी कि एक्स मतलब जितने अज्यूम करते हैं एम्प्लॉय, जिसको वर्क करना पसंद नहीं है और उनको सुपरविजन की जरूरत है, और वाई मतलब एम्प्लॉय जो सेल्फ मोटिवेटेड है और उनको वर्क करने में मजा आता है। तो इनका प्लान ये था कि जितने भी थ्योरी एक्स वाले लोग हैं वो कम से कम हो, और थ्योरी वाई वाले लोग ज्यादा से ज्यादा हो। ये बेसिकली उनके थ्योरी थे, वाई ज्यादा से ज्यादा हो और एक्स कम से कम हो, ये उनका बेसिकली थ्योरी था उनका। इब्राहिम ने क्या बोला? इब्राहिम ने बोला साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, फिर सेफ्टी देखते हैं, फिर सोशल देखते हैं, फिर स्टीम देखते हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखते हैं। तो ये सब चीजें जो थी कॉन्ट्रीब्यूशन, सब देख सकते हो एक बार। नेक्स्ट हमारे, मैंने इसमें अटैच किया है जितने भी साइंटिस्ट या बोल सकते हो जितने भी बोलने वाले लोग जो बोलते रहते थे, उनके चीजें, उन्होंने क्या बोला था, क्या क्या किया था, ये सब इसमें अटैच किया हुआ है। और ये यही था हमारा फर्स्ट यूनिट जो आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें हम लोगों को। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जैसे को बताया कि सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द एडवांस ऑफ द बेस्ट कोर्स एक्शन इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, और इसके की फीचर्स क्या है? गोल को सेट करना, फोरकास्ट करना कि आने वाले टाइम में हम क्या खर्च करेंगे या कहाँ क्या करेंगे, डिसीजन को मेक करने में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है इसके, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टिनिटी को, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है, जो पिछले में भी किया था। फिर परफॉर्मेंस एनहांस करता है, तो सबको पता है। ऑर्गेनाइज करने के क्या फायदे? प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज करने के, ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोसेस इन अरेंजिंग रिसोर्सेज टास्क टू अचीव अ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। बेसिकली वही है ऑर्गेनाइज करना, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना,
जो प्लानिंग वाले टास्क उसको ऑर्गेनाइज करके रखना। की फीचर्स है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना, कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स एलोकेशन की किस टाइप में रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, और हायरार्किकल फॉर्मेट कि कैसे आप चीजों को एक ऑथोरिटी लेवल पे देख सकते हो कि जो लीडर होगा सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो चीजें होंगी या जो बॉस होगा या सीईओ होगा ऊपर होगा, उसके बाद उसके मैनेजमेंट मेंबर्स आएंगे, वो सब हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस तो क्लैरिफाई करती है रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करती है प्रोसेस और एफिशिएंसी को बढ़ाती है, और फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। स्टाफिंग पे आते हैं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग बेसिकली रिक्रूटिंग होती है, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टाफिंग मतलब लोगों को रखना अपने जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, सिलेक्ट करना या ट्रेन करना, इन सब चीजें स्टाफिंग में आती है। इसमें क्या की फीचर्स या रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अपने ओपन पोजीशन के लिए लेना, सिलेक्शन यानी कि इंटरव्यूज के थ्रू या टेस्ट के थ्रू सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि एम्प्लॉय को सर्टेन स्किल या सर्टेन नॉलेज प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है ऑफिस में या किसी भी जगह पे जहाँ पर आपको वो काम करते हैं बेसिकली, तो उनको अप्रेज करना है इन सब चीजों के बारे में। ये सारे की फीचर्स होते हैं स्टाफिंग के। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? इंश्योरिंग राइट पीपल आर ऑन द राइट रोल्स, राइट पीपल के राइट रोल्स में, प्रोडक्टिविटी हाई रहे, कोई डिससेटिस्फेक्शन ना हो, और फिर वर्कफोर्स नीड्स टू अ सक्सेसफुल प्लान, वर्कफोर्स को एक सक्सेशन प्लान चाहिए होता है कि उनको आगे क्या करना है, तो ये उसको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, motivating and leading participants to achieve organizational goals and involves communication and leadership। बस यही है। फायदा क्या क्या इसके? फायदे इसके ये हैं। फर्स्ट फायदा लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन, ये सब चीजें हमें डायरेक्टिंग से मिली है। फिर एम्प्लॉयज अपने मोरल और मोटिवेशन के लिए काम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर अलाइन करते हैं। ये सब चीजें हमारा डायरेक्टिंग करती है। डायरेक्टिंग चीजें मतलब एक तरह से गाइडिंग करना, गाइडिंग मोटिवेटिंग पीपल या मोटिवेटिंग और एम्प्लॉयज, लीडिंग एम्प्लॉयज टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स अब हमने गाइड भी कर दिया मतलब डायरेक्ट भी कर दिया, हम कंट्रोल करेंगे उनको कि बेसिकली उनको मॉनिटर करेंगे या उनको कंपेयरिंग विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स की, उनको ये प्लान दिया गया था उन्होंने कितना किया, उस टाइप हम उनको रिटर्न करेंगे, हाँ तो ये सब काम भी करना है आपको, डेडलाइन है ये इतना करना है, करना ही करना है, क्लाइंट को डिलीवरी करनी है, सब चीजें बोलनी पड़ती है। नेक्स्ट इसकी फीचर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट हो जाता है इससे, कंपैरिजन हो जाता है किसने कितना काम किया, किससे अच्छा काम किया, कोरिलेशन एक्शंस हो जाते हैं, फीडबैक हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस में गोल्स के लिए आइडेंटिफाई करता है, मिटिगेशन यानी कि प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्शन करता है, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन रहती है। तो ये सब चीजें हमने कर ली है फंक्शंस में। ये उसका एक डायग्राम बन जाएगा। अब मैं आपको डायग्राम ही बताऊंगा कौन कौन से डायग्राम को बनाने हैं, तो भी हम लोग करेंगे इसमें प्रैक्टिस। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 2 हमने पूरा कर लिया है। ओके वेट फॉर 2 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम यूनिट 3 शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। यूनिट 3 हम शुरू करने वाले थे, हमने यूनिट 2 खत्म कर दिया था। यस, यूनिट 3 में क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स। अब देखो यहाँ से चीजें थोड़ी बदल रही है। हमने सबसे पहले थ्योरीज में हमने हिस्ट्री समझा कि पुराने जमाने में क्या होता था, अब लेटेस्ट में क्या होता है। नेक्स्ट हमने फंक्शन समझे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, सारे के सारे चीजें सिंपल है, सब कॉमन सेंस पे बेस्ड है। बिहेवियर में हमें क्या समझना है? बिहेवियर इन द सेंस, बिहेवियर मतलब क्या होता है? बिहेवियर मतलब अब एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन इन ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें होनी चाहिए उसकी स्टडी हम करते हैं। Organizational behavior is a study of how individual groups and structures interact within the organization to influence behavior of and performance। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप या एक स्ट्रक्चर किस टाइप में इंटरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर, इन सबको इन्फ्लुएंस होते हुए उनके बिहेवियर, उनके परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में पढ़ना है। इट ड्रॉज द डिसिप्लिन लाइक, कौन कौन से डिसिप्लिन? साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन या और मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में ये बात करता है। की ऑब्जेक्टिव में बहुत क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, कि उसका सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। फिर प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फेक्शन देखते हैं हम। फिर फॉस्टर इफिशिएंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क।
फिर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डाइवर्सिटी, ये सब चीजें। अब कुछ कुछ ट्रेट्स होते हैं या कुछ कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए, बिहेवियर के लिए। फर्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है और इसके की थ्योरीज कुछ दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। सेकंड इज परसेप्शन। या देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इंटर करते हो, कोई भी इंटर करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप में होनी चाहिए। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी इज यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स। उनकी पर्सनैलिटी जो इंडिविजुअल का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, जो उनको दिखाए कि इसका बिहेवियर किस टाइप में है। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स कि आप इंडिविजुअल को समझ रहे हो, उसकी सेंस में आप बात कर रहे हो। बेसिकली इंडिविजुअल के शूज में अपने पैरों को डाल के सोच रहे हो, उसकी थिंकिंग से कि अगर उसने ये डिसीजन लिया है, तो अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते हैं, या वो सही, उन्होंने सही किया कि नहीं किया। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। कि आप एक बार उनके पर्सपेक्टिव से समझ के तो देखो उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हो। इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, सब चीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। हम कितना भी कुछ परसेप्शन कर ले, हम कितना भी पर्सनैलिटी डेवलप कर ले, लेकिन उसके बाद भी हम कभी ना कभी गलती करेंगे। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल कैन एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एंड बिहेवियर। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, क्लासिकल कंडीशंस होती है, ऑपरेंट कंडीशंस होती है, ये सब लर्निंग की कंडीशंस होती है। Next is reinforcement type. Okay. Next, fourth is motivation. Motivation is also important. Motivation is the process of stimulating individual to take actions and achieve goals. एंड इसमें भी दो लोगों ने सपोर्ट किया था, की थ्योरीज दी थी। नेक्स्ट इज ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स रेफर टू द इंटरेक्शन एंड द बिहेवियर विद इन द ग्रुप। कि ग्रुप के अंदर का जो भी इंटरेक्शन था, बिहेवियर था, उसको ग्रुप डायनेमिक्स बोलते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था ऊपर में। पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर मतलब वही कि द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर इज कॉल्ड पावर। टाइप दो बहुत सारे तरह के पावर होते हैं, जैसे लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोएंसिव पावर, फिर एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर। ये सब पावर हमें प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। एक परसुएशन, रिलेशनल अपील्स, इंस्पिरेशनल अपील्स, प्रेशर। ये सब क्या है? एक टैक्टिक्स है जिससे आपको आप इन्फ्लुएंस कर सको सामने वाले को। Seventh is work stress and stress management. Work stress is a physical and emotional response that occurs when the job demands exceed from individual capabilities. Exactly. Courses of stress like overload की वजह से, रोल की वजह से, जिस तरह आपको रोल मिला है, एम्बिग्यूटी की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की चीजों की वजह से ये होती है। ओके। डिसीजन मेकिंग ऑल्सो a very important part. कि आप द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स अमंग द ऑल alternatives. डिसीजन मेकिंग में दो तरह के होते हैं। प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग, जिसका कि पूरा का पूरा रूट्स फिक्स्ड हो, मतलब अब क्या करना है, किस चीज के आपको क्या करना है, सब चीज फिक्स्ड हो, उसको बोलते हैं रूटीन प्रोग्राम डिसीजन। और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन जो कि यूनिक हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा रेडी रहना है। स्टेप्स क्या होते हैं? डिफाइन करो प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करो अवेयरनेस को, यानी कोई डेटा कुछ मिलता है, वो जस्टिफाई कर सकते हो तो। इवेल्युएशन करो अल्टरनेटिव को, चॉइस दो, कौन क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट करो अर्पित, और रिव्यू तो सब दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग। तो बायस्ड होते हैं अक्सर, और ग्रुप मेकिंग डिसीजंस भी लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, शेयर्ड वैल्यू बिलीव्स एंड नॉर्म्स आर शेप्ड बिहेवियर ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बात की है। फिर मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। इसमें ये आता है कि आपको किसी भी और रिलीजन पे या कास्ट पे कोई भी कमेंट नहीं करना, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। ये सब चीजें इसमें सिखाती है। इसमें भी कंक्लूजन हम निकाल दिया। कंक्लूजन इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी field that happens managers undergo predict and influence behavior of the organization by adding aspects like personality, motivation, good dynamics। ये सब चीजें ध्यान रखो। जैसे यूनिट 4। ओके गाइस, सो लेट्स अगेन गेट स्टार्टेड। हाँ क्या, तो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर्स पढ़ लिए। आई नो इट्स क्वाइट, थोड़ा सा हम फ्लो टूट रहा है हमारा, बट ठीक है। ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट ही अच्छा है ना यार। देख, टेक्निकल चीजें जब होती है ना, तो हम समझ सकते हैं टेक्निकल किस टाइप में मैनेज करना है। पर जब चीजें इस टाइप इस लेवल की आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, लेकिन मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में इनमें से कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी नहीं आने वाला। क्या आएगा पता है? एग्जाम में एक कोट लिखा रहेगा, बोलेगा कमेंट। एग्जाम में कुछ लिखा रहेगा, डिफाइन मैनेजमेंट इश्यूज या मैनेजमेंट एथिक्स, और बोलेगा कमेंट। बस
एक सिंगल लाइन या 2 लाइन का चीज लिखे रहेंगे, एक कोट लिखा रहेगा और आपको बोलेगा कमेंट करो उस पे। उसमें आपको अपने कॉमन सेंस को यूज करना है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का एक डायग्राम बनेगा, किस टाइप में चीजें काम करेंगी, ये सब आपके कॉमन सेंस में आएगा, आपको वो लिखना है। एग्जाम में यही आने वाला है, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आने वाला, थ्योरेटिकल चीजें, इन्फ्लुएंस क्या होता है, या ये सब चीजें आ सकती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें जनरल लाइफ में हमें पता होनी चाहिए। वर्क स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, फिर और चीजें क्या आ सकती है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग, ये देख लो आप। फिर आप देख सकते हो अगर देखना ही है तो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, और बस ये सब चीज देख लो कितने तरह की होती है, बस ये कभी नहीं आने वाला। नेक्स्ट, ये क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये देख लो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। फिर अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में क्या अंतर होती है, ये भी बताऊंगा तुमको अभी। फिर लीडरशिप के क्या गुण होते हैं, लीडरशिप भी एक सवाल आने वाला, लीडरशिप पे, लीडरशिप के क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इज अ ग्रेट थिंग, ये सब कुछ कमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, आपको यही सब क्वेश्चंस को हैंडल करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम सिलेबस खत्म कर लेते हैं एक बार, फिर हम मैक्सिमम चीजें इसी में से आने वाली है। आप, मैं ये बोलूंगा कि आप ना कि इसमें थ्योरेटिकल चीजें समझो, आप समझो कि इस टाइप में किस टाइप में लिख सकता हूँ, अब बस वर्ड्स की मीनिंग पे जाओ अभी। यूनिट 4 पे चलते हैं हम। यूनिट 4 पे हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजाइन, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं उसमें एक सीईओ की पोजीशन पे हूँ, तो मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया कि तो आपके रोल क्या रहेंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, उससे मुझे एक गोल या स्ट्रेटेजी या एक इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प होती है। एक फॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप किया मैंने उसके रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, नेक्स्ट इज, इसके कुछ कुछ अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में हमें क्या होता है, बेसिकली हम इफिशियंसी, स्ट्रक्चर, फॉर्मल रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। देख सकते हो इसमें हेरारिकल स्ट्रक्चर यूज होता है हमारा। हेरारिकल स्ट्रक्चर मींस बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें कि ये हमारा मेन बॉडी रहेगा, फॉर एग्जांपल सीईओ, और ये अलग अलग बॉडीज को रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज लाइक अ हेरारिकल स्ट्रक्चर। इसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा रहती है और इनकी अथॉरिटी उससे कम रहती है, फिर इसके बाद भी मल्टीपल अथॉरिटीज रहेंगे, लाइक फॉर ये सेल्स पर्सन, ये एसोसिएट्स, और ये उसके मैनेजर्स, और ये इस टाइप में चीजें डिवाइड रहती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बेस्ड होता है ये बेसिकली पूरी चीज। और आप इसको पूरी तरह से रिलेट कर सकते हो पिछले बार जो हमने क्लासिकल पढ़ा था नियो, इसमें भी सेम लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। देख सकते हो एडवांटेजेस भी देख सकते हो जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया, ऊपर में कहाँ गया ये, फर्स्ट में तो डिस्कस किया था। यस, प्री साइंटिफिक, क्लासिकल, मैनेजमेंट एरा पे, ये तीन पे डिस्कस किया था हमने, वेबस्टर पे। नेक्स्ट, अब हम इसमें से हम कहाँ पर थे, ओके। क्लासिकल अप्रोच हमने देख चुका है। क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, मैकेनिस्टिक व्यू हमें मिलता है, मैकेनिस्टिक व्यू। फिर स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कि हम किस किन किन लोगों को क्या रोल्स डिवाइड करें, रोल्स, प्रोसीजर और डिसिप्लिन हम देते हैं, और हम क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी रखते हैं कि कौन है जो कमांड करेगा और कौन काम करेगा, ये सब चीजें पहले होती थी क्लासिकल अप्रोच में। न्यू क्लासिकल में ऐसा नहीं था। न्यू क्लासिकल में हमने डिसाइड किया था कि हम ह्यूमन नेशन रिलेशंस को बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में मैनेज मैनेज करेंगे चीजों को, ये सब चीज थी। फिर इसका मायो, एटलन मायो और चेस्टर बार्नार्ड और अब्राहम मासोल, ये तीन लोग थे जिन्होंने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। ओके, सो कंट्रीब्यूशन में मायो का कंट्रीब्यूशन था सोशल फैक्टर्स पे, इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स, कि सोशल फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इस डिजाइन में सोशल फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड बार्नार्ड का कंट्रीब्यूशन था कॉपरेशन एंड कम्युनिकेशन, कि अगर हम कॉपरेशन और कम्युनिकेशन कर सके तो हम काफी लोगों से डील कर सकते हैं। और अब्राहम का मेन कंसर्न था मोटिवेशन पे, कि अगर हम मोटिवेशन या उनका मोरल को अप कर दे तो फिर हम डिजाइन परफेक्टली कर सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ये सारी चीजें थी। कंटीजेंसी अप्रोच मीन्स क्या होता है कि अगर हमने सब कुछ सही कर लिया, जैसे कि हमने सारे के सारे अप्रोचेस फॉलो कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर अभी भी हम टोटल की चीजें डिपेंड करती है किस पे, स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, तो हम इन्वायरमेंटल और सिचुएशन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कंटिजेंसी में हमें यही समझना है कि हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और
सिचुएशनल फैक्टर्स में कैसे काम करेंगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अभी अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मुझे ये पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि उसके इन्वायरमेंट में, यानी कि आप समझो कि अगर मेरा लोकेशन ए में है, अगर मेरे को मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और लोकेशन बी में मेरे को मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिक रहे, तो मैं बी में नहीं बेचूंगा ना ज्यादा, मैं ए में बेचूंगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसलिए मुझे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मैं अगर कुछ भी करता हूँ मुझे एडेप्टेबल रहना पड़ेगा। अगर नहीं बिक रही तो मैं जबरदस्ती नहीं बेचूंगा उसे। मुझे अगर नहीं बिक रही तो मैं नहीं बेचूंगा। दैट मीन्स आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल। मैंने सोचा था पर वो काम नहीं किया, पर आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल, आई नीड टू बी एडेप्टेबल। फिर मुझे स्ट्रक्चर को अलाइन करना आना चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को अलाइन करना आना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट ऐसा बोलते हैं मेरी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो मैं स्टाफिंग अपनी बढ़ा सकता हूँ। पर अगर भीड़ ही कम हो रही है तो मैं स्टाफिंग बढ़ा के क्या करूंगा? तो ये सब चीजें मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है, मेरे स्ट्रक्चर के अलाइनमेंट पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ये सब चीजें हमारे आती है कंटिजेंसी अप्रोच में। नेक्स्ट चीज है हमारा कि डायनेमिक बैलेंस होना चाहिए हमारे मैकेनिस्ट और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में। मतलब बेसिकली एक बैलेंस होना चाहिए। इसमें हमारे की थिंकर्स थे जॉन वुडवर्ड और पॉल लॉरेंस। पॉल लॉरेंस ने बोला था हमें कि आप रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर दो इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी तो आप सर्वेस कर सकते हो, रिस्पॉन्स ले सकते हो, जिसमें आपको बेटर एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और फिर बेटर एक नॉलेज मिल जाएगी आपको क्या करना है। फिर जॉन वुडवर्ड ने किया इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर। लाइक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो आप प्रेडिक्ट करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब चीजें एडवांटेजेस भी देख सकते हो, डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हो। ये सब चीजें लिंक्ड, अगर आपको आपने एक भी याद कर लिया तो आप किस कहीं भी कोई में भी आप यूज कर सकते हो। बाकी सब चीजें अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है इसमें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। थ्योरी इज जस्ट लाइक कि आप ऑन फंक्शन बात करते हो कि हाँ फंक्शंस पे या ग्रोथ कितना आएगा, या आप किन किन एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, ये आप थ्योरेटिकल बात करते हो। डिजाइन इज मोर ओवर लाइक इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आप फोकस किया अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, तो आप एक बैलेंस इफिशियंसी से चलोगे, आप इनोवेशन पे फोकस करोगे, आप एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन पे काम करोगे। इट्स जस्ट लाइक इम्प्लीमेंटेशन। आप क्या क्या कर रहे हो? आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहे हो, कंपनी की फंक्शंस की बात कर रहे हो, तो कंपनी की बात कर रहे हो। इसमें आप बात कर रहे हो एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन की, इनोवेशन की। एम्प्लॉय से कुछ इनोवेशन करना चाहिए, एम्प्लॉय से सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब हम उनके लिए बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पे बात करते हैं। ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट इज की डायमेंशंस, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जस्ट लाइक बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, फॉर्मलाइज करना पड़ेगा चीजों को, कि एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि हाँ भाई मुझे इस दुकान में कौन पर्सन क्या करेगा। जैसे एक पर्सन है, उसका काम है एंट्री को बस संभालना कि एंटर करे लोग तो उसको वेलकम करना, उसका ये काम है, तो ये यही काम करेगा। तो हमने फॉर्मलाइज कर दिया चीजों को कि तुम क्या काम करोगे, तुम क्या करोगे, रूल्स और प्रोसीजर सेट कर दिया। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन, कि डिसीजन कौन लेगा। डिसीजन किस, अब मैं यहाँ सीईओ हूँ तो मैं डिसीजन लूंगा, तो सुप्रीम पावर इज अंडर माई हैंड्स। मैं डिसीजन लूंगा मुझे क्या करना है, ये इस कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि अब रोल्स डिवाइड कर दे, जैसे एक लोग, एक इंसान यहाँ है, एक इंसान यहाँ है, एक इंसान यहाँ है, सीईओ का क्या रोल है, इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है। ये सब चीजें जब हमने रोल डिसाइड कर लिए तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में आ गई कि तुम किस टाइप में रोल डिसाइड कर रहे हो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन के? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस लाइक स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी कौन लेगा, ये सब चीजें। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्ट्रक्चर। अब मैं वही एग्जांपल लूंगा। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब आप समझो कि मैं एक सीईओ हूँ और मेरे अंडर चार लोग काम कर रहे हैं, एक, दो, तीन और चार। चार लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर यही है, इट फॉलोज अ फ्लैट हायरार्की। एक फ्लैट हायरार्की फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, अब जैसे ये फॉलो कर रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है, ठीक है। और सूटेड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप में होता है, फ्यू लेवल्स का होता है, यानी कि एक और लेवल्स में हो सकते हैं इस टाइप में भी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या? क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत डिसीजन मेकिंग। अब मेरे अंडर चार लोग हैं, मैं ये बोलूंगा तो ये कर, वो करेगा, तुरंत डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। कॉस्ट इफिशिएंट है भाई, दो लोग तीन लोग काम कर रहे हैं, तुरंत बोलूंगा हाँ तेरे को कितना पैसा चाहिए, मैं इफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल है, तो बहुत सही। पर दिक्कतें क्या क्या दिक्कत है? स्पेशलाइजेशन की कमी। यार ये तीन लोग हैं, इन लोग में वो आइडिया देंगे तब ना मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मैक्सिमम आइडिया मेरे को कैसे मिलेगी? अगर मेरे को एक वर्ल्ड स्टेज में पहुंचना है तो मेरे को बहुत लोगों का आइडिया चाहिए ना। मुझे एक स्पेशलाइजेशन चाहिए कि हाँ इस चीज में मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में मेरे को एक बंदा चाहिए जो मेरे फाइनेंस मैनेज करे, एक बंदा चाहिए जो मेरा सप्लाई मैनेज करे, एक मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करे। इसके लिए मुझे अलग अलग लोग चाहिए, तभी तो मैं स्केलेबल हो सकता हूँ। तो लिमिटेड इन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मुश्किल है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ मुश्किल है इस अप्रोच में। फिर उसके बाद हम अप्रोच आए फंक्शनल स्ट्रक्चर पे, जो ये काम सॉल्व कर देती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये बोलती है
क्या बोलती है भैया? ये बोलती है कि डिपार्टमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन फंक्शंस, लाइक मार्केटिंग के लिए अलग बंदा, फाइनेंस के लिए अलग बंदा, ऑपरेशंस के लिए अलग बंदा। ये इन सबके लिए मुझे अलग अलग लोग चाहिए। एक हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। हर स्पेशलाइजेशन के लिए मुझे अलग अलग लोग चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ जाएगी बहुत अच्छी से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, और कैरियर और जो प्रोग्रेशन होगा पाथ का एम्प्लॉय का, वो काफी ज्यादा होगा, यानी कि काफी एम्प्लॉइज हमारे में काम करेंगे और उसके प्रोग्रेशन काफी अच्छे रहेंगे, काफी बेटर उनको रिजल्ट मिलेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि लाइक लाइक पुअर कम्युनिकेशन अगर हो सकता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, अगर इतने सारे लोग हैं तो कम्युनिकेशन पुअर हो सकता है। फिर रिस्क ऑफ कोऑर्डिनेशन की, अगर कुछ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो गई तो क्या इशू बहुत ज्यादा खराब हो जाता है चीजों में। फिर कॉस्ट का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएंगी इन सब चीजों में। नेक्स्ट इज डिवीजन स्ट्रक्चर। डिवीजन स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक डिवीजन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस, मतलब अलग अलग जगह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए लोकेशन पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए लोकेशन पे मिल्क अच्छा मिलता है, मिल्क अच्छी बिकती है, कस्टमर्स मिल्क ज्यादा खरीदते हैं, और बी में मिल्क कम बिकती है। तो जो मेरा शॉप, मान लो दोनों मेरी शॉप है, ए भी मेरा शॉप है, बी भी मेरा शॉप है, और इसमें मेरा मिल्क कम बिक रही, तो मैं मिल्क को प्रोडक्शन को यहाँ कम कर दूंगा, यहाँ बढ़ा दूंगा। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल रीजन। तो जब हम प्रोडक्ट लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल रीजन्स या कस्टमर के नीड के हिसाब से, कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से, यहाँ कस्टमर सेगमेंट ऐसा था जिसको मिल्क पसंद था तो उसने मिल्क खरीदते थे ज्यादा, इसमें कम पसंद तो ये कम खरीदते थे। तो जब हम ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से, अब हम लद्दाख में जाके आइसक्रीम तो नहीं बेच सकते ना यार, वहां मुझे चाय बेचनी पड़ेगी, और साउथ में जाके मेरे को चाय नहीं बेचनी, मेरे को आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी, जब ज्यादा बिकेगा। तो इट इज जस्ट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरियाज एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। इस इन सब के थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि चीजें किस टाइप में काम करती है। दिस इज अ थिंग, डिविजनल स्ट्रक्चर ये बोलता है हमें। और इन सबका डायग्राम मैं आपको लास्ट में हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, और सब में मेंशन्ड है, तो नो नीड टू वरी, आपको डायग्राम में क्या बनाना है वो सब चीज में देख सकते हो। और इस सब इन सबका डायग्राम आप तुरंत सर्च कर सकते हो, इन सबका डायग्राम आपको कहीं भी मिल जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स बहुत रिसोर्सेज है। ओके, सो नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? ग्रेटर फोकस इन स्पेसिफिक मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा फोकस कर सकते हो आप। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, कि एक सिंगल इंडिविजुअल के पास डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं इस चीज में। जैसे प्रोडक्ट ए था, इसमें डिसीजन एक आदमी लेगा, बी में दूसरा आदमी लेगा, अलग अलग आदमी लेंगे। तो इन सब चीजों का डिसीजन एक डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि उसका अलग लेगा, इसका अलग लेगा, इसका अलग लेगा, उसका अलग लेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर चाय सुट्टा बार कहीं मेरे मान लो मेरे प्लेस में खुली है, तो क्या इसकी सारी डिसीजन में कितनी चीनी डालनी, कितनी मसाला डालनी, क्या वो उसका जो ओनर होगा वो डिसाइड करेगा? क्या नहीं, उसने अपनी फ्रेंचाइज खोली यहाँ पर। इसी टाइप में फ्रेंचाइज खोलने का आप एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें डिविजनल स्ट्रक्चर एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस यूनिट। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस भी कुछ है क्या? लाइक डुप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड डिविजनल डिविजन्स में रिसोर्सेज के काफी डुप्लीकेशन हो जाते थे। पोटेंशियल फॉर कंप्लीशन इन बिटवीन द डिविजन्स, की लाइक ए और बी हमारे दो दुकान थे, तो इसमें एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि कौन से ज्यादा पोटेंशियली सेल्स करेगा। तो अगर इसका ज्यादा सेल्स है तो पोटेंशियली इसका थोड़ा सा वो सेल्स थोड़ा कम होता है, तो एटलीस्ट ये लॉस में चला जाता है। फिर क्या यहाँ के लोग इसको प्रेफर करेंगे ना। तो इन सब चीजों की वजह से कंपटीशन बढ़ता है, और ये भी काफी डिवीजन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब आप बोलोगे यार सब चीजें पढ़ ली, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अब मुझे ये बताओ परफेक्ट क्या है? तो मैं आपको परफेक्ट बताता हूँ। परफेक्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या बोलता है हम लोगों को? इट इज अ डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि इसमें फंक्शनल भी आता है और हमारा ये डिविजनल भी आता है, दोनों कंबाइंस फंक्शनल एंड डिविजनल अप्रोचेस बोथ। तो इसीलिए इसमें एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, और इंकरेज करता है कोलैबोरेशन को, नॉलेज शेयरिंग को, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और दिक्कत है क्या है? दिक्कत है कि काफी कंफ्यूजिंग है, यानी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स चीजें कंफ्यूजिंग होती है, इसीलिए बस यही चीज है। और ये हमारे एक मैंने टेबल बनाया ताकि हम सब कुछ को वन शॉट में या वन लाइन में रिमेम्बर रख सके। ये सब चीजें हो गई, और ये हमारा कंक्लूजन आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट इज अबाउट मैनेजरियल एथिक्स। मैनेजरियल एथिक्स, ओके। इसमें हमें पढ़ना क्या है? मैनेजरियल एथिक्स क्या है? बेसिकली एथिक्स, कौन कौन से एथिक्स को हम फॉलो करने वाले हैं, या एथिक्स मतलब इन द सेंस कि आप कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। एथिक्स बेसिकली, मैनेजरियल एथिक्स refers to the moral principles and standards that guides the manager to their decision making actions, जो उनको लेना चाहिए। और तो और एक राइट, उनके लिए राइट क्या है और सही गलत क्या है, बेसिकली बिजनेस प्रैक्टिस में। नेक्स्ट इज, उसमें चीजें पढ़नी है। फर्स्ट इज एथिक्स एंड बिजनेस। एथिक्स बिजनेस में क्या होगा, उसके लिए हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। पहले इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स बिजनेस का? तो किसी भी बिजनेस के लिए के मेन एथिक्स क्या है? फर्स्ट इज ट्रस्ट को बिल्ड करना।
बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप कोई भी आज के डेट में कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो या कोई भी शॉप भी खोलते हो, उसमें आपको ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स आपके पीपल हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके सबके साथ आपको ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। रेप्यूटेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रेप्यूटेशन इज मस्ट। नेक्स्ट इज लीगल रिस्क नहीं आने चाहिए आपके शॉप्स में। कोई लीगल रिस्क या कोई लीगल कंप्लेंसेस नहीं आने चाहिए। फिर इश्यूज क्या आते हैं? इश्यूज है ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन। आप सब चीज ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, कुछ छुपाते हो, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग प्रॉफिट मेकिंग एंड ऑल्सो सोसाइटल वेल बेनिफिट, कि आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना है और अपने प्रॉफिट को भी बनाते रहना है। दिस इज द इथिकल इश्यूज। नेक्स्ट, एथिक्स इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये दोनों पहले हमने पढ़ा बिजनेस में, अब हम पढ़ते हैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में। तो हमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं शो करनी, फॉल्स क्लेम्स नहीं करना, हमने वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं करनी प्रमोट। फिर प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करना है। और क्या क्या हमें करना चाहिए? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए जो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। रिस्पेक्ट करना चाहिए कल्चर, वैल्यू, डाइवर्सिटी की। और हम लोग मैनिपुलेटिव चीजें, टैक्टिक्स यूज ना करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस अकाउंटिंग हमें क्या सिखाती है? तो हमें फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब अपने रिपोर्ट में फ्रॉडेड चीज या कुछ गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। मिसयूज ऑफ कंपनी एसेट्स, कंपनी के एसेट्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए। फिर अनएथिकल टैक्स या ब्लैक मनी जिसको शॉर्ट बोलते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, हाँ। इंटीग्रिटी रखनी चाहिए अकाउंट प्रैक्टिस में, हम कहीं अकाउंट बनाते हैं उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ उल्टा सीधा ना लिख दो उसमें, सब चीजें सही होनी चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स। तो कुछ कुछ चीजों का डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। फर्स्ट इज यूटिलिटेरियन अप्रोच, राइट अप्रोच, जस्टिस अप्रोच और वर्च्यू अप्रोच। मल्टीपल अप्रोच है। तो फर्स्ट अप्रोच हमें फोकस करता है बेसिकली ग्रेट गुड्स एंड ग्रेट नंबर। इट मींस दैट कि आप अपने बिजनेस के बारे में फोकस करो कि आप अपने जितना बेटर सामान रख सको और जितने बेटर आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो। यू आर फोकसिंग जस्ट ऑन द credibility and the managerial aspect of the thing. Next is right approach. Right approach basically बोलते हैं इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम्स पे फोकस करो आप, कि आपके जो कस्टमर्स, आपके जो स्टेक होल्डर्स है, उनके राइट्स क्या क्या होंगे, उनके फ्रीडम्स पे या उनके रिस्पेक्ट में, उनके पर्सपेक्टिव में आपको थिंकिंग करना है। नेक्स्ट इज जस्टिस अप्रोच। इट जस्ट बेस्ड ऑन द फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन डिसीजन मेकिंग। Virtue ethics basically targets on emphasizes on moral character and integrity. Next is business and social responsibility. So business and social responsibility, business is responsible is not only to stakeholders but also to society and environment. इन सब के लिए भी होना चाहिए। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस होना चाहिए, कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना चाहिए। फिर सोर्स एथिकल सोर्सेज, सोर्सिंग मटेरियल्स होना चाहिए हमारे पास, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी है जो इसको फॉलो करती है, जैसे ISO 26000 बोलती है हमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन रखो। यूएनओ ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूज बोलती है हमें कि हमें ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल्स को, लेबर लॉस के प्रिंसिपल को और इन्वायरमेंट को, सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या और एंटी करप्शन को प्रमोट करना चाहिए। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट बोलती है। फिर UECD बोलती है हमें मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को इथनिक बिहेवियर मेंटेन रखना चाहिए, यानी कॉर्पोरेट बिहेवियर मेंटेन रखना चाहिए। Next is corporate governance or corporate citizenship. So corporate governance, what is this? Corporate governance involves a system of rules, practice and process by which a company is directed to be controlled. तो इन सब चीजों को, जैसे जो सिस्टम कंपनी, जो कंपनी है जो कंट्रोल हो सके। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है कंपनी में, तो जस्ट लाइक गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस मीन्स कंट्रोलिंग। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक कंट्री कंट्रोल करती है। गवर्नेंस एक कॉर्पोरेट को कंट्रोल करेगी, नथिंग एल्स। अकाउंटेबिलिटी चेक करेगी, ट्रांसपेरेंसी रखेगी, फेयरनेस रखेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंस क्यों? इंपॉर्टेंस है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट मेंटेन रहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प होता है। ये सब चीजें गवर्नेंस करती है हमें। एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रूल्स है, सिस्टम रूल। गवर्नमेंट क्या सिस्टम ऑफ रूल्स ही तो है जो प्रैक्टिस करती है और प्रोसेस करती है, nothing else. Corporate governance. Next is corporate citizenship. ये हमें ये बोलता है कि हमें the extent to which a business meets is social, ethical and experimental responsibility as a member of a society. एक सोसाइटी के मेंबर के हिसाब से आप एक सिटीजन की तरह सोचो। आप एक सोसाइटी के मेंबर हो तो आप सोशली, इथिकली,
इन्वायरमेंटली कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक सोसाइटी में, बस ये आपको बताना है इसमें। और फिर सपोर्टिंग कम्युनिटी, आप क्या क्या रूल्स है, जैसे आप सपोर्ट करते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट में, प्रमोट करते हो आप इथिकल लेबर प्रैक्टिस यानी कि सही वेजेस देना उनको, आप रिड्यूस करते हो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है तो अपने आसपास में लाखों लाख पेड़ लगा देती है, दैट सपोर्ट्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो उन पे इन्वायरमेंट वो डैमेज करने वाली है, उसका कोई रूल है 1.5x आपको ट्रीज लगाने हैं, अगर आप एक ट्री कट कर रहे हो तो आपको 3 ट्रीज और लगाने हैं उसके लिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और मे भी कल एग्जाम में आ जाए आपके पास कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सीएसआर क्या होता है। CSR refers to the voluntary initiative undertaken by the business to address social, environmental, economic impact and their operations। यानी कि जो खुद ब खुद जो ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से ऐसे डिसीजंस लेती है जो कि सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को बेसिकली ऑपरेशंस, ऐसे ऐसे इम्पैक्टफुल ऑपरेशंस में जो काम करने के लिए जो ऑपरेशंस लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएसआर। इसके लिए इसमें क्या क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, philanthropic रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एनवायरमेंटल में होता है कि हमें हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी है, पेड़ काट रहे हैं, एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले 2 पेड़ लगाना चाहिए, या इस टाइप में कुछ इक्वेशन हमारा सही होना चाहिए। philanthropic मीन्स डोनेशंस करने चाहिए और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में सपोर्ट करना चाहिए। एथिकल मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स की फेयर ट्रीटमेंट करने चाहिए उनके साथ, ऐसा नहीं कि हम मिसबिहेव कर रहे हैं। इकोनॉमिकल मीन्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट करने चाहिए। नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल और a group of towards achieving particular goal, organizational goal, organization support, कुछ भी आप उसको अचीव करने के लिए एक गाइड, एक इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, उसको बोलते हैं लीडरशिप। व्हाट आर द नेचर ऑफ लीडरशिप, इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होना चाहिए, फोकस ऑन अचीविंग शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, मिलकर काम करना चाहिए, कंबाइंस विजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप बहुत जरूरी है, क्यों, बिकॉज इट अलाइंस एम्प्लॉयज एफर्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इनकरेज करता है इनोवेशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, बिल्ड करता है एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, और मैनेज करता है टू चेंज या टू अडेप्ट द चेंज इफेक्टिवली। एट्रीब्यूट्स क्या क्या है एक लीडर के, एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, एक विजनरी थिंकर होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंस होना चाहिए कि इमोशनली कोई बेटर डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्किल ऑब्वियसली इंप्रूव होनी चाहिए उसकी, इंटीग्रिटी और एम्पैथी दोनों उसमें होने चाहिए। ये सारे एट्रीब्यूट्स है एक लीडर के। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, तो लीडरशिप ट्रेनिंग, अगर आप हमें एक लीडरशिप या एक बंदे को अपने टीम में, अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करनी है या उसको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, मेंटरशिप और कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रमोट करा सकते हैं कोलैबोरेटिव टीम इन्वायरमेंट में, और एम्पावर कर सकते हो एम्प्लॉयज को कि आप लीडरशिप रोल्स के लिए इंकरेज कर सकते हो उनको, रोल्स लो। सो लीडरशिप ग्रिड क्या होता है, कि अगर आपको लीडरशिप के बारे में और समझना है, या उसके 2 डायमेंशन होते हैं मेन लीडरशिप स्टाइल्स के, 2 डायमेंशन होते हैं। पहला है कंसर्न बाय पीपल, दूसरा है कंसर्न बाय प्रोडक्शन। कंसर्न बाय पीपल मीन्स आप एक लीडर हो तो आप फोकस करो एम्प्लॉइज पे कि उनके नीड क्या है, उनके सेटिस्फेक्शन क्या है, एम्पैथी समझो, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्यों नहीं कर पा रहे काम, अगर काम कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, और अगर कर रहे तो उनका क्या मोटिवेशन है उसके बारे में, इसको समझो आप। ये कंसर्न बाय पीपल। नेक्स्ट इज कंसर्न बाय प्रोडक्शन, कि आप अपने कंपनी पे फोकस करो कि आपको जो टास्क दिया हुआ है क्या वो कंप्लीट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, उसके लिए आप कितना कंसर्न हो। ये सब चीजें 2 तरह के डायमेंशन होते हैं लीडरशिप ग्रिड में, दिस इज द थिंग। और लास्ट चीज हमारा है कि ग्रिड स्टाइल्स आई थिंक सिलेबस में है। लीडरशिप ग्रिड हमने ये मेंशन कर दिया, लीडरशिप ग्रिड जो हमने ये पढ़ा था, ये मेनली ग्रिड है, 2 तरह के हमारे इसमें डायमेंशंस होते हैं। फिर इसमें अलग अलग तरीके, एक स्टाइल्स है जिसमें कि लीडरशिप काम होता है, जैसे लो पीपल और लो टास्क। कुछ ऐसे टास्क होते हैं इसमें टास्क तो कम होते हैं, लोग भी कम होते हैं, उसमें मिनिमल एफर्ट लगता है बोथ एस्पेक्ट्स में। नेक्स्ट, हाई पीपल लो टास्क, ज्यादा लोग कम टास्क, उसमें फोकस करते हैं रिलेशनशिप ओवर टास्क को। लो पीपल हाई टास्क, ये जो टास्क ओरिएंटेड चीजें होती है उसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं वर्क को ओवर एम्प्लॉय नीड्स। नेक्स्ट इज मॉडरेट पीपल एंड मॉडरेट टास्क, इसमें हम बैलेंस करते हैं दोनों को। और टीम लीडरशिप में आते हैं हाई पीपल हाई टास्क, जिसमें हम आइडियल स्टाइल मैक्सिमाइज करते हैं प्रोडक्टिविटी को और मोरल को हाई करते हैं। इन सब चीजों में स्टाइल्स
ग्रिड स्टाइल्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन क्या है? सो मैनेजरियल एथिक्स एंड लीडरशिप आर इंटीग्रल टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। Ethical business practice build trust and sustainability, while effective leadership ensures goal alignment और एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। सो बाय कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग दोनों का हम कंबाइन कर सके तो एक वी कैन अचीव अ लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। और मैंने कुछ रेफरेंस लिंक्स रखे हैं इसमें, कैन गो थ्रू इट, दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पढ़ा था सिंपल हायरार्की, तो उसके इस टाइप में डायग्राम से भी देख सकते हो। सिंपल हायरार्की के डायग्राम से फंक्शनल के ये होते हैं, रूल्स बता दी सबको। ये हॉरिजॉन्टल, ये फ्लैट, ये हमने नहीं पढ़ा। डिविजनल के देखो, डिवीजन के ये होते हैं, इस डिविजन। मैट्रिक्स के इस टाइप में एलोकेशन होता है, मैट्रिक्स एलोकेशन। टीम बेस्ड ये हो गए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का आप देख सकते हो, ये तरह एक डायग्राम है, इस टाइप के चार्ट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज आपको नहीं करनी, कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने लीडरशिप भी कवर कर लिया, लीडरशिप क्या होती है। हमने रेफरेंस लिंक भी देख लिए, सारे रेफरेंस लिंक्स हैं हमारे, जिसमें आप देख के अलग अलग डायग्राम को स्टडी कर सकते हो। तो इस लेक्चर में आई थिंक हमने पूरी चीजें कवर कर ली है, ऑलमोस्ट पूरी चीजें कवर्ड। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर, और यू कैन कमेंट कि आपको कुछ रिव्यूज देने हैं उसमें तो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।